हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल बी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब जल्दी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो कन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। अगर दो लोग किसी टॉपिक के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक एक्सपोजिट कंपनी है, वहां पर एक मैनेजर है, उसके अंडर 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, मैनेजर ने बोला 10 एम्प्लॉयज़ को कि इस साल हमारा टारगेट है कि हमें 50,000 यूनिट्स की सेल करनी। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे ये टारगेट इम्पॉसिबल है, इसे कोई अचीव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले साल हमने जो सेल्स की थी वो 25,000 की थी, 25,000 यूनिट्स की, तो इस साल डबल कैसे हो जाएगी। मैनेजर कह रहे हैं नहीं, हमें 50,000 यूनिट्स की ही यहाँ पर सेल जो है वो करनी है, चाहे उसके लिए आपको ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े। तो इस बात पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं है, वो मैनेजर की बात से एग्री नहीं है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आर्गूमेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि हम सही हैं, मैनेजर कह रहा है कि मैं सही हूँ। ठीक है, तो इनके बीच में अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट नॉर्मल होता है। कन्फ्लिक्ट नॉर्मल होता है कि हर छोटी छोटी बात पे कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट होता है, क्लैश होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब ये जो डिसएग्रीमेंट है वो इसीलिए अकर होता है क्योंकि लोगों की थिंकिंग, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, नीड्स और परसेप्शन में डिफरेंस होता है। हर पर्सन अपने हिसाब से सोचता है। मैनेजर अपने हिसाब से सोच रहा है, उसे चाहिए कि मेरी रेपुटेशन बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर ये टारगेट सेट कर दिया गया तो एम्प्लॉयज़ की तो बैंड बच जाएगी, उन्हें तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उन्हें तो छुट्टी वाले दिन भी काम करना होगा। तो थिंकिंग अलग अलग है, किसी का गोल अलग है, किसी का दूसरे पर्सन का भी गोल अलग है, तो इसकी वजह से ही कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अब बात करेंगे कन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। जब वर्क प्लेस की हम बात करते हैं तो बेसिकली जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़, टीम्स और मैनेजमेंट के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या फिर क्लैश होते हैं उसको हम कन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस जो है वो कहते हैं। कन्फ्लिक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं और काम करते हैं। उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है, एक्सपेक्टेशंस होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और इस डिफरेंस की वजह से ही कई बार वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि करें क्या? तो देखो, कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप कन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो तो ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगी। क्यों? देखो, कन्फ्लिक्ट हमेशा खराब नहीं होता। जैसे ए और बी पर्सन है, एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है एक्स नाम का। ठीक है, ए पर्सन कह रहा है कि हमें ना मशीन्स का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, और बी कह रहा है नहीं, हमें मैनुअली जो है इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ जो है वो करना है। ठीक है, मशीनों का यूज़ कम करना है। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें नुकसान ही हो सकता है कि जब ये आर्गूमेंट करेंगे तो एक ऐसा टॉपिक सामने आएगा जो कि बेस्ट अप्रोच होगी इस प्रोजेक्ट को करने की। जैसे इन्होंने आर्गूमेंट किया, दोनों ने मिलकर एक ऐसा मेथड यूज़ किया जिसके अंदर मशीन का भी यूज़ किया जा रहा है और लेबर का भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और ये मेथड जो है इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देगा। तो फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि डिस्कशन करने से, एक दूसरे की बात को सुनने से फ़ायदा ही तो होता है। नई नई चीज़ें अगर हम सुनेंगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट जो है वो आएगा। पर अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया अच्छे तरीके से, फिर तो आपकी बैंड बजने वाली है भाई। क्योंकि देखो, कन्फ्लिक्ट नुकसान भी बहुत पहुंचाता है, रिलेशनशिप खराब कर देता है, माहौल खराब कर देता है, वर्क कल्चर खराब कर देता है, सब कुछ खराब कर देता है। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कन्फ्लिक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, कन्फ्लिक्ट के अंदर ना आपको ऑपोजिशन देखने को मिलेगा। जैसे ए और बी पर्सन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ए कह रहा है बी गलत है, बी कह रहा है ए गलत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑपोजिशन देखने को मिल रही है ना, तभी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है।
अगर दोनों एक चीज़ पर एग्री कर जाएं, कोई ऑपोजिशन ही ना हो, तो वहाँ पर तो कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट के लिए डिसएग्रीमेंट ऑपोजिशन होना ज़रूरी है। उसके बाद देखो, कन्फ्लिक्ट सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है। जैसे मैंने तो आपको समझाया कि डिसएग्रीमेंट कन्फ्लिक्ट है। देखो, जब डिसएग्रीमेंट होता है, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, तो उससे ना बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर मैनेजर है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है। मैनेजर ने बोला कि 50,000 यूनिट्स की सेल करनी, एम्प्लॉयज़ ने बोला नहीं करनी। ठीक है, तो ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, एस्केलेट होगा, दोनों पार्टीज डरेंगी। मैनेजर कहेगा कि कहीं एम्प्लॉयज़ जो मेरे खिलाफ ना खड़े हो जाएं, बगावत ना कर दें, यहाँ पर स्ट्राइक ना कर दें। एम्प्लॉयज़ बोलेंगे कहीं मेरी यहाँ पर जॉब ना चले जाए। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज थ्रेट फील करती हैं, डर का माहौल होता है। सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं होता भाई, यहाँ पर डर भी होता है, थ्रेट भी होता है। उसके बाद देखो, कन्फ्लिक्ट को जब हम रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो हम अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैनेजर है और यहाँ पर एम्प्लॉय है। ठीक है, यहाँ पर दो पर्सन है, एक है यहाँ पर मान के चलिए ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। ए पर्सन मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी पर्सन जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस कन्फ्लिक्ट को ना ये दोनों ही पर्सन ए और बी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ए को लग रहा है मैनेजर सही है, बी को लग रहा है एम्प्लॉय सही है। हालांकि यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, फैक्ट्स बिल्कुल सेम है कि 50,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है, पर यहाँ पर कोई भी फैक्ट के बेस पर डिसीजन नहीं ले रहा है, अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग ले रहा है। एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि भाई मैनेजर हमारा शोषण कर रहा है, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, और मैनेजर कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ फ्री में पैसा लेकर जा रहे हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। अगर कोई फैक्ट्स और फिगर्स के बेस पर बात करने लग जाए ना, तो कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो ही ना। उसके बाद जो कन्फ्लिक्ट है वो इनवेटिबल है। इसका मतलब क्या है कि देखो, आपकी वर्किंग लाइफ हो या फिर सोशल रिलेशनशिप हो, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी वो खुश रहेंगे, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर आप हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो। तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, कन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। ऐसे बिजनेस के अंदर भी कन्फ्लिक्ट होना ही होना है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने परे कर दिया, साइड कर दिया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो होना ही होना है। तो आपके लिए क्या चारा बच जाता है उसको मैनेज करने का। ठीक है, कन्फ्लिक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ग्रोथ की। मैंने आपको बताया था कि अगर कन्फ्लिक्ट होता है, दो पार्टीज आपस में बातचीत करती हैं, आर्गूमेंट करती हैं, तो एक ऐसा सोल्यूशन निकल कर आता है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, दोनों के बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें दोनों के ही जो फीडबैक्स हैं, दोनों के ओपिनियंस हैं, उसको ऐड किया जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन से, इंटरव्यू से, थोड़े से आर्गूमेंट से अच्छा रिजल्ट ही आता है। पर अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाए तो उससे भाई नुकसान भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स क्या हैं। जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट को बैड मानते हैं। उनका मानना है कि कन्फ्लिक्ट एक बुरी चीज़ है और इसे हमें हर हालत में अवॉइड करना है, कुछ भी करके इसे अवॉइड करना है, इसे मैनेज नहीं करना है, इसको ख़त्म करना है जड़ से। ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कन्फ्लिक्ट नेचुरल है, ये नेचुरली जो है वो अराइज होता है। ठीक है, और ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर आपने दूसरे के ओपिनियन को अच्छे तरीके से समझा, क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है और ओपन अप्रोच को भी सपोर्ट करता है। जो इंटेरेगोनिस्ट हैं वो मानते हैं कि कन्फ्लिक्ट इनवेटिबल है, इसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और नॉर्मली ये हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। कन्फ्लिक्ट यहाँ पर पॉजिटिव है अगर आप उसे डायग्नोज करके अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, हालांकि मिसमैनेजमेंट से, अवॉइडेंस से ये हार्मफुल भी हो सकता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कई तरह के होते हैं, जैसे कि जो पहली टाइप है वो है टास्क कन्फ्लिक्ट। ठीक है, देखो ये कन्फ्लिक्ट तब अगर होता है अगर वर्क से रिलेटेड किसी चीज़ के रिगार्डिंग डिसएग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि वर्क ड्यूटीज़ हो गई, गोल्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, इसके रिगार्डिंग अगर कोई डिसएग्रीमेंट होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, तो वो टास्क कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, जो मैनेजर है उसने एम्प्लॉयज़ को बोला कि देखो पहले आपका जो टाइम था वो 9 से लेकर 5:30 तक था, पर अब थोड़ा सा काम का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, तो आपका जो टाइम है वो 9 से 8 कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, वो मैनेजर के इस फैसले से खुश नहीं है, वो डिसएग्री कर रहे हैं कि देखो काम बढ़ गया है तो आप नए एम्प्लॉयज़ हायर कर लो ना, हमारे ऊपर क्यों बर्डन डाल रहा हूँ, हमें घर भी जाना है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। मैनेजर का मानना है नहीं, कंपनी पहले है, फैमिली बाद में है, यानी कि पहले आप कंपनी के लिए
ओवर टाइम वगैरह काम करो, क्योंकि कंपनी से ही आप हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो टास्क से रिलेटेड है, क्योंकि वर्क ड्यूटी से रिलेटेड है, गोल से रिलेटेड है, तो ये टास्क कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्यों अराइज होते हैं, तो रिसोर्स एलोकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर ओपिनियन में डिफरेंस हो सकता है, पॉलिसी में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स में डिफरेंस हो सकता है। ये काफ़ी ईजी कन्फ्लिक्ट होता है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट एम्प्लॉय की बात सुने, एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात सुने, तो आसानी से इस कन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। फिर आता है रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप भी जॉब करते होगे, ठीक है, बैंक्स के अंदर, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ आपकी बनती नहीं होगी, हमेशा आपकी उसके साथ लड़ाई होती होगी। आपको लगता होगा ये आदमी ना बहुत ही बेकार आदमी है, इसके साथ तो मुझे बात ही नहीं करनी है। तो वो जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना पर्सनल लेवल के ऊपर, वो आपका रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे दो एम्प्लॉयज हैं, ए और बी, ठीक है, दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं, ठीक है। जब भी ग्रुप डिस्कशन होती है तो ए थोड़ा एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने का मतलब है कि अपनी पॉइंट रखता है, अपनी बात रखता है, सबके सामने में घुल मिल के बात करता है। और बी को ये अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि ए ना हमेशा उसको इंटरप्ट करता रहता है, उसे बोलने नहीं देता है, ठीक है। और बी इसकी वजह से अपनी बात रख ही नहीं पा रहा है, तो बी ए के साथ अच्छा नहीं है, यानी कि बी का रिलेशनशिप ए के साथ अच्छा नहीं है, वो ए को बुरा मानता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और जो ओवरऑल वर्क प्लेस हार्मोनी होती है वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है। अब इस कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरे पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनना होगा, ठीक है, उसके प्रति एम्पैथी शो करनी होगी, उसके इंटरेस्ट को भी समझना होगा। अगर दोनों पार्टीज ऐसा करें, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, एक दूसरे को एम्पैथी दिखाएं, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करें, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो दूर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वैल्यू कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जब वैल्यूज में डिफरेंस आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है। हर पर्सन का एक वैल्यू सिस्टम होता है, और वैल्यू सिस्टम उसे बताता है कि कोई काम उसे कैसे करना है। जैसे एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आप दुनिया के अंदर देखोगे दो तरह के लोग हैं, एक नॉन वेजिटेरियन है और एक वेजिटेरियन है, ठीक है। अब नॉन वेजिटेरियन का वैल्यू सिस्टम कहता है कि वो चिकन वगैरह खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन का वैल्यू सिस्टम है वो कहता है कि नहीं, चिकन वगैरह खाना सही बात नहीं है, जानवर को मार के खाना सही बात नहीं है। अब इनके ना वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब ये इस बात पे लड़ रहे हैं, ये कह रहा है नहीं खा सकते हैं, ये कह रहा है नहीं नहीं खा सकते हैं, ये गलत चीज़ है, ये कह रहा है नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है ये वैल्यू कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक वैल्यू में डिफरेंस आने की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। अब ये रिलीजन के बेस पर हो सकता है, पॉलिटिक्स के बेस पर हो सकता है, मॉरल प्रिंसिपल के बेस पर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसे रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है, हालांकि एवरीवन कभी भी एग्री नहीं करते हैं। देखो अब दोनों एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से, अब क्या तरीका है, या तो लड़ते रहो या फिर इग्नोर कर दो कि भाई ठीक है आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सोल्यूशन पे ही जाना है, हो सकता है कि आप किसी कॉमन सोल्यूशन पे नहीं पहुँच रहे हो तो आप हट जाओ, ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो, हम अपनी जगह पे सही हैं, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टाइप है वो है इंट्रा इंडिविजुअल और इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखो जब एक इंडिविजुअल अपने आप से लड़ता है, अपने आप से लड़ने का मतलब है कि उसके माइंड में लड़ाई चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे हम इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। यानी कि इंडिविजुअल का किसी दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, उसके माइंड में अपने खिलाफ ही लड़ाई हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है ए, उसका पर्सनल गोल है कि उसे यहाँ पर ग्रोथ चाहिए, उसे यहाँ पर प्रमोशन चाहिए, ठीक है। अब ये एक्सवाइजेड कंपनी के अंदर काम कर रहा है, और ये जो है एक्सवाइजेड कंपनी के अंदर एक साल से यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसको प्रमोशन चाहिए, एक्सवाइजेड कंपनी इसको प्रमोशन दे नहीं पा रही है, तो ए यहाँ पर जाना चाहता है, ए यहाँ पर जाना चाहता है कंपनी को छोड़कर, पर कंपनी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके मन में लड़ाई चल रहा है कि देखो जब मैं कुछ भी नहीं था तो इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब जब मैं बन गया हूँ तो मैं ऐसे कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ इसका दूसरा मन कह रहा है कि यार मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी तो ग्रोथ करनी है ना, तो ये लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान के चलिए एक ए पर्सन, जैसे आप ही हो गए, ठीक है, आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हो, ठीक है, तो आपका सपना होगा, मतलब कि 10,000 में से, मतलब जितने भी बैंकर्स हैं उसमें से किसी एक का सपना तो होगा कि उसे बिजनेस करना है,
ठीक है। तो वो हर हमेशा ना सुबह रोज उठता है और अपने माइंड से लड़ता है। एक हिस्सा कहता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी है, फैमिली को मतलब फैमिली को खाना वगैरह खिलाना है। एक मन कह रहा है कि नहीं यार मुझे ना रिस्क ले लेना चाहिए, मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए, मैं खुश रहूंगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये आपका इंट्रा इंडिविजुअल इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है वो कहलाता है। ठीक है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है वो नॉर्मली फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कंपीटिंग गोल की वजह से और मल्टीपल रोल्स की वजह से जो है वो अराइज होता है। अब ये जो इंट्रा इंडिविजुअल इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट होते हैं इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। पहला जो टाइप है वो है गोल कन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है उसके 2 गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है, और ये 2 गोल्स ऐसे गोल्स हैं जिसको वो एक साथ अचीव नहीं कर सकता है। अगर वो एक गोल को अचीव करेगा तो दूसरा गोल उसका जो है वो नहीं अचीव हो पाएगा। तो वो लड़ रहा है कि उसे कौन सा गोल अचीव करना चाहिए, पहले वाला गोल या दूसरे वाला गोल। तो ये कन्फ्लिक्ट है गोल कन्फ्लिक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक ए पर्सन है, उसका गोल है कि उसे यहाँ पर 10 लाख रुपए कमाना है। ठीक है। और साथ के साथ उसका एक और गोल है कि उसे यहाँ पर बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। ठीक है। तो देखो बिजनेस के अंदर रिस्क है, बिजनेस के अंदर रिस्क है, हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए। तो ए पर्सन का एक मन कह रहा है कि वो जॉब करता रहे और 10 लाख रुपए जो है वो कमा ले, और दूसरा मन कह रहा है कि वो बिजनेस कर ले। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे 2 गोल्स हैं जिसको वो एक साथ अचीव नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिए 2 गोल क्या है, एक है सिक्योरिटी, एक है सिक्योरिटी जो बेस्ट एग्जांपल है सिक्योरिटी, और एक है बिजनेस करना। अब ए पर्सन को सिक्योरिटी भी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जॉब उसकी जाए ना, जॉब से पैसा आता रहे। दूसरा गोल है कि वो बिजनेस कर ले, पर दोनों एक साथ तो नहीं कंप्लीट हो सकते ना। अगर वो सिक्योरिटी चाहेगा तो बिजनेस को छोड़ना होगा, बिजनेस करेगा तो सिक्योरिटी को छोड़ना होगा। ठीक है। तो ये आपका गोल कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक ही जॉब कर रहे हो और गोल एक ही है, गोल एक ही है, पर उसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं। जैसे आपको प्रमोशन चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए। अब सबको पता है कि प्रमोशन चाहिए तो भाई प्रमोशन मिलने के बाद आपका वर्कलोड भी इंक्रीज होगा। तो आपका गोल है आपको प्रमोशन चाहिए, पर साथ के साथ आपका ये भी गोल है कि आपका वर्कलोड इंक्रीज ना हो। तो अब क्या होगा? अब आप क्या करोगे? एक मन कहेगा कि नहीं यार मेरे को प्रमोशन ले लेनी चाहिए, एक मन कहेगा नहीं यार मुझे प्रमोशन नहीं लेनी है, इससे वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका गोल कन्फ्लिक्ट है। अब आपके पास ना 3 अप्रोचेस होती हैं इस कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए। पहला अप्रोच कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो 2 और मोर पॉजिटिव गोल की तरफ बढ़ता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है, पर गोल ऐसे है कि उनको एक साथ कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पर्सन को चॉइस करनी होती है कि उसे कौन सा गोल अचीव करना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का या फिर बिजनेस करने का। ठीक है। उसके बाद है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो एक गोल की तरफ बढ़ता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है। एक मन कहता है कि मैं गोल को अचीव कर लूं, पर साथ ही साथ दूसरा मन ये भी कहता है कि वो गोल को अचीव ना करें, क्योंकि गोल को अचीव करेंगे तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अवॉइडेंस। यहाँ पर देखो 2 नेगेटिव गोल्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि अगर पर्सन की बात करें तो उसको एक तो नेगेटिव गोल अचीव करना ही होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2 नेगेटिव गोल हैं ए पर्सन के, एक्स और वाई, और दोनों ऐसे हैं कि एक साथ आप दोनों को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो एक ही अवॉइड कर सकते हो। तो एक तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आपने एक्स को यहाँ पर चूज कर लिया। ठीक है। क्योंकि ये कम दुख दे रहा था, तो ये आपका अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। उसके बाद एक कन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। देखो हम जब आप जॉब परफॉर्म करते हो तो कई बार ना आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। क्यों फ्रस्ट्रेशन होती है? कि आपका काम सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, आपका जो गोल है आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। जब आप गोल को अचीव नहीं करते तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे मान के चलिए आपको बोला गया है कि आपको 10,000 यूनिट्स की सेल करनी है, आपका सेल्स टारगेट है, पर किसी रीजन की वजह से आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मान के चलिए एक्सटर्नल बैरियर्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि वेदर ठीक नहीं है, पूरे महीने बारिश होती रही, पावर फेलियर है, आप कंप्यूटर पे अपना काम नहीं कर पा रहे हो, रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो ये एक्सटर्नल वेरियर हो गए, इसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो। इंटरनल वेरियर क्या होता है? पर्सनल लिमिटेशन, जैसे कि लैक ऑफ स्किल्स, आपके पास स्किल्स की कमी है, वीकनेस है, लो कॉन्फिडेंस है। तो इनकी वजह से आप जब गोल को अचीव नहीं करते हो ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, आपके मन में डाउट आता है कि भाई क्या मैं इस काम के लिए बना हूँ या फिर नहीं बना हूँ। तो ये आपका कन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन होता है। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर और नॉट? ठीक है। अब जो फ्रस्ट्रेटेड पीपल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके पास डिफरेंट वेज हैं। पहला एग्रेशन, कि वो एग्रेशन दिखाएं।
एग्रेशन के अंदर वो बेसिकली ऑब्स्टेकल के साथ फाइट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान के चलिए उनकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, उनके अंदर कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करते हैं और ऑब्स्टेकल को दूर करने की कोशिश करते हैं। विड्रॉवल के अंदर वो यहाँ पर प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर सेल्स नहीं हो रही है तो भाई मैं नहीं सेल्स की जॉब करूंगा, मैं कोई और जॉब करूंगा। फिक्सेशन के अंदर आप ट्राई करते रहते हो, अभी तक आपने ऑब्स्टेकल को ओवरकम नहीं किया पर आप ट्राई करते रह रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर आप न्यू गोल की तरफ बढ़ते हो कि भाई मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं कोई और गोल बना लेता हूँ। जैसे 10,000 यूनिट्स अचीव नहीं हो पा रहे, 5,000 यूनिट्स की सेल जो है वो कर लेता हूँ। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो हमें अपनी लाइफ के अंदर मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप हम एक मेल की बात करें तो उसे हस्बैंड का रोल प्ले करना पड़ता है, फादर का रोल प्ले करना पड़ता है, एम्प्लॉय का रोल प्ले करना पड़ता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसे वाइफ का रोल प्ले करना पड़ता है, मदर का रोल प्ले करना पड़ता है, एम्प्लॉय का रोल प्ले करना पड़ता है। कई बार वो इन रोल्स को एक साथ सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है, टाइम की कमी की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की होने की वजह से। जैसे एक पर्सन है, अगर वो जॉब के ऊपर फोकस करता है तो फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाता है, उसके घर वाले शिकायत करते हैं। जैसे वो दिवाली पे भी घर नहीं जा पा रहा है, दिवाली पे तो भाई जाना चाहिए, तो इससे फ्रस्ट्रेशन होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, वो बंदा जो है वो कंफ्यूज रहेगा कि मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है, मुझे जॉब को प्रायोरिटी देनी है, फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, एक बैलेंस बनाकर आप चलिए, ठीक है। बैलेंस बनाना वैसे आसान नहीं है, फिर भी कोशिश तो करिए। उसके बाद बात करेंगे कन्फ्लिक्ट अराइज होने के रीज़न क्या है। बहुत सारे रीज़न है। जैसे पहला है गोल्स में डिफरेंस होना। जैसे एक दो इंडिविजुअल है ए और बी, इनका गोल अलग हो सकता है। ए का गोल है कि उसे पर्सनल ग्रोथ चाहिए, बी का गोल है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करके फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है वो करनी है। तो ये ऐसी चीज़ें करेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, चाहे इससे इसको थोड़ा नुकसान भी हो, जैसे ये ओवर टाइम लगाएगा। बी जो है, ए जो है वो पर्सनल ग्रोथ, यानी कि सिर्फ वो पर्सनल लेवल के ऊपर देखेगा, अपने गोल्स को फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो दोनों के बीच में बात बात पर कन्फ्लिक्ट होगा। कोई ऐसा टॉपिक है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की को फ़ायदा हो रहा है, उसके पक्ष में बी बोलेगा। कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है पर ए पर्सन का फ़ायदा रहा है, उसके पक्ष में ए बोलेगा। उसके बाद वैल्यूज बिलीफ्स में डिफरेंस हो सकता है, पर्सनल कल्चरल एथिकल डिफरेंस हो सकता है, रिसोर्स की स्कार्सिटी हो सकती है, जैसे कि मनी टाइम मटेरियल, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी कम मिल रही है, मैनेजर जो है वो सैलरी अच्छे तरीके से पे नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, टाइम कम है, एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है जॉब के ऊपर, है ना। कम्युनिकेशन गैप, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बार हो सकती है। जैसे मैनेजर है, उसने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आपको इस महीने 10,000 यूनिट्स की सेल करनी है, ठीक है। अब उसके बाद उसने कुछ बोला ही नहीं। उसको बोलना तो चाहिए ना कि भाई ये टारगेट है या फिर ये कंपलसरी है या फिर इसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर सेल्स नहीं हुई, तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो एम्प्लॉय सीधा ऑपोजिशन करने लगे, यानी कि डिसएग्री हो गए। पर मैनेजर को एक्चुअली में बोलना चाहिए था कि हम कोशिश करेंगे कि 10,000 यूनिट्स की सेल करें, कम भी हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोशिश करेंगे, ऐसा प्रॉपर बोलता तब ना। पर प्रॉपर बोला ही नहीं, कम्युनिकेशन का गैप हो गया। उसके बाद कई बार पर्सनालिटी क्लैशेस भी हो जाते हैं कि टेम्परामेंट अलग है, स्टाइल अलग है, कोई एग्रेसिव ज़्यादा है, कोई काम है, कोई धीरे धीरे काम करता है, कोई तेज़ी से काम करता है, कोई पेशेंस रखता है, कोई पेशेंस नहीं रखता है, तो क्लैशेस होंगे। रोल एम्बिग्युइटी, अगर किसी को अपने रोल के बारे में पता नहीं है तो वहाँ पर क्लैशेस होंगे, वहाँ पर डिसएग्रीमेंट होगा। जैसे अगर एक पर्सन है ए, उसको बोला गया है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो और आपको काम करना है, उसे बताया ही नहीं कि आप कौन सा काम करोगे, तो वो हर दूसरे पर्सन के काम में जाकर इंटरफेयर कर रहा है, कभी सुपरवाइजर बन रहा है, कभी मैनेजर बन रहा है, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहा है, तो इससे कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल होता है। अगर गोल अचीव नहीं हो रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट होगा। रेजिस्टेंस टू चेंज, कई बार एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं, वो न्यू पॉलिसी सिस्टम प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उनकी जॉब के ऊपर खतरा हो सकता है, तो कन्फ्लिक्ट होगा। मैनेजमेंट कहेगी इंप्लीमेंट हम करेंगे, एम्प्लॉय कहेंगे हम इंप्लीमेंट करने ही नहीं देंगे। पुअर सुपरविजन भी यहाँ पर होती है, लैक ऑफ गाइडेंस, सपोर्ट और फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, इसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब बात करेंगे फेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के फेजेस क्या होते हैं, देखो 5 फेजेस होते हैं, 5 फेजेस होते हैं। अब इस फेजेस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ए और बी, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए दोनों एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ए पर्सन है वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात का है, यानी कि पुराने विचारों वाला है। उसने बोला है कि हम जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है जहां पर ह्यूमंस का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, लेबर का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, मशीन्स का यूज़ कम किया जाएगा, क्योंकि इसका मानना है कि हमें कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ है उसके बारे में भी सोचना है। बी जो है उसका मानना है
कि नहीं हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करना है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस हैं। मान लो इसके टीम के अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर ये दोनों हैं। ठीक है, पहला फेज है प्रीलूड फेज। यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर पोटेंशियल फॉर कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे रीजंस जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है वो यहाँ पर पैदा होते हैं। जैसे इन दोनों का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की अप्रोच के रिगार्डिंग एक दूसरे से डिफरेंस ओपिनियन होना, दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं। अभी इन्होंने बातचीत नहीं की है, पर दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मेरा मेथड सही है, ये कह रहा है मेरा मेथड सही है। ठीक है, अभी कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है, कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीलूड फेज है, यानी कि जो डिफरेंसेस है ये यहाँ पर अराइज होंगे इस फेज के अंदर। ये डिफरेंसेस इंटरेस्ट में भी हो सकते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड में से भी हो सकते हैं, एजुकेशन में भी हो सकते हैं। फिर आता है ट्रिगरिंग फेज। देखो जैसे मान लो ए और बी है, ये दोनों शांत बैठे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पर ये दोनों शांत बैठे हैं। अब कोई तीसरा बंदा आया, मान लो सी पर्सन आया, और इन दोनों के बीच में इसने लड़ाई करवा दी। कैसे लड़ाई करवा दी? तो इसने बी को कुछ बोल दिया और ए को कुछ बोल दिया। ठीक है, कि तेरे बारे में वो बोल रहा था, तेरे बारे में वो बोल रहा था। तो सुनते ही दोनों भड़क गए और लड़ाई हो गई। तो ये आपका ट्रिगरिंग फेज होता है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट अकर होता है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी भी कंफ्लिक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बस ट्रिगर हुआ है। जैसे बॉम्ब की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। टाइम बॉम्ब है, ठीक है, टाइम बॉम्ब लग गया। ठीक है, तो आपने ट्रिगर निकाला, तो अभी रहने दीजिए, ये एग्जांपल सही है। ठीक है, रहने दीजिए, बॉम्ब की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो ट्रिगरिंग फेज के अंदर कोई ऐसा इवेंट अकर होता है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्लैश शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि दोनों टीम मीटिंग में बैठे हुए थे। ठीक है, जब तक ये चुप बैठे थे कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं हुआ। ए ने बी के जो अप्रोच है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करने का, उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि इसका अप्रोच बहुत ही बेकार है, वाहियात है। अब इससे चढ़ गया बी को गुस्सा, फिर बी भी ए के बारे में यहां पर बोलने लगा, है ना। तो जैसे ए ने यहां पर क्रिटिसाइज किया, तो ये एक इवेंट अकर हो गया, इवेंट हो गया जिसने कंफ्लिक्ट को ट्रिगर कर दिया। तो ये ट्रिगरिंग फेज होता है, जिसके अंदर एक इवेंट अकर होता है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद आता है इनिशिएशन फेज। यहां पर कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ऑफिशियली बिगिन हो जाता है। दोनों पार्टीज आपस में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, वर्बल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, अब्यूजिव कमेंट जो है वो पास किए जाते हैं, कई केसेस में तो गालियां वगैरह भी देने लग जाते हैं। फिर आता है डिफरेंशिएशन फेज। यहां पर दोनों पार्टीज जो होती हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो जैसे ए और बी है, ठीक है, तो यहां पर दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। ए बोलेगा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्यों अच्छी है, बी बोलेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्यों अच्छी है। ठीक है, लास्ट फेज आता है रेजोल्यूशन। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई से कुछ सोल्यूशन तो निकलने नहीं वाला, बातचीत से ही निकलेगा। तो दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और बाकी टीम मेंबर्स ने इनको शांत कराया। बातचीत करने के बाद एक कॉमन टेक्निक लेकर आएगी, जो कि इन दोनों की रजामंदी से लेकर आएगी, जहां पर 50% कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, 50% लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये बेस्ट अप्रोच है, जिसके ऊपर दोनों एग्री कर चुके हैं। तो ये आपका रेजोल्यूशन फेज है, जहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक, अब बात करेंगे 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, किसी भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होना तो उसका 3 स्टेप फॉर्मूला होता है, लिसन, टॉक, रिजॉल्व। ज्यादातर लड़ाइयां क्यों होती है अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे दो और ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके बीच में लड़ाई बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है पता है? क्योंकि ये एक दूसरे की बात को सुन ही नहीं रहे। कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है ना, वो होता है लिसन, सुनना। दूसरे पार्टी की बात को सुनिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, तभी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, अदरवाइज में। तो पहले स्टेप के अंदर दोनों को क्या करना होगा? पहले ए को बी की बात सुननी होगी, ध्यान से, अच्छे से उसकी फीलिंग्स को समझना होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। फिर बी ए की बात सुनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है टॉक। जैसे ए ने बी की बात सुन ली, अब ए की बारी है। ठीक है, बी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, अब ए बोलेगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि मेरा मेथड क्यों अच्छा है, इसके पीछे क्या रीजन है, और बी इसकी बात को सुनेगा। ठीक है, टॉक करेगा। तो दोनों पार्टीज यहां तक अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर चुकी हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख चुकी हैं। अब फाइनली यहां पर किया जाएगा रिजॉल्व। अब जब दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ चुका है, दोनों की इमोशंस एक दूसरे को पता चल चुकी है,
तो वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं। दोनों ही समझते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही सही है और कहीं ना कहीं दोनों ही गलत है, तो वो फाइनली कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें, अगर आप पॉजिटिव आउटकम चाहते हो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, देखो कन्फ्लिक्ट के दो आउटकम होते हैं, पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम। तो अगर आपको पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो एक स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, वो स्टेप क्या है? सबसे पहले देखो, आपको सामने वाले पर्सन को सुनना होगा, लिसन करना होगा, उसके वर्ड्स को भी और उसके इमोशंस को भी, कि वो क्या कहना चाहता है उसके। और इससे क्या होगा, जब आप लिसन करोगे ना, तो आपको अपने इमोशंस के बारे में पता चलेगा, सामने वाले के इमोशंस के बारे में पता चलेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होना चाहिए, ना कि जीतना। जैसे अगर ए और बी है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ए जीतना चाहता है, बी भी जीतना चाहता है, तो ये कन्फ्लिक्ट कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अगर आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हो तो आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए रिजॉल्व करना। रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसी अप्रोच निकालनी जो कि दोनों, जिसके ऊपर दोनों ही एग्री कर जाए। ठीक है, उसके प्रेजेंट के ऊपर आपको फोकस करना है। कभी भी आपको ना पास्ट की बातों को प्रेजेंट के अंदर नहीं लेकर आना है। जैसे ए बोलने लगा कि बी ने पहले भी ऐसा ही किया था, उसने गलत अप्रोच सजेस्ट की थी और हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, तो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है ना बी में उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बन गया है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको देख कर ही डिसीजन लेना है। उसके बाद पिक योर बैटल्स। कई बार क्या होता है कि लड़ाइयाँ इतनी छोटी मोटी होती है जिसके रिगार्डिंग आपको कन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्या था कि एक मैंने मूवी देखी थी पार्किंग, अगर आपने देखी हो, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा टॉपिक उसने यहाँ पर पिक किया था। तो वहाँ पर क्या था कि पार्किंग को लेकर लड़ाई हुई थी। मतलब कि पहले बहुत अच्छा था, मतलब कि मान के चलिए कि एक पर्सन था जिसके पास बाइक थी, एक पर्सन के पास कार थी। तो मतलब पहले उसके पास कार नहीं थी पर उसने खरीद ली, तो कार को पार्क करना था। ठीक है, तो कई बार वो कार को पार्क करता था तो बाइक को थोड़ी सी ठोकर वगैरह लग जाती थी, तो उससे कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में। ठीक है, हालांकि कोई बड़ा इशू नहीं था, हो जाता है ऐसा, पर कन्फ्लिक्ट हो गया। अब लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसमें टाइम भी वेस्ट हुआ, उनका एनर्जी भी वेस्ट हुआ। ठीक है, और उनका लॉस भी हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फाइट को पिक करना है, बैटल को पिक करना है कि क्या आपको इसके रिगार्डिंग आर्गुमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर एक पार्किंग प्लेस है, आप उसके अंदर कार को पार्क करने जा रहे थे, आपकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन आकर पार्क कर गया और वहाँ आसपास 20 जगह खाली पड़ी, आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं, तो क्या अब आपको उससे लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। आप वहाँ से मोड़ काटिए, कहीं और पे जाकर पार्क कर दीजिए। ठीक है, इससे छोटी सी बात पे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बैटल्स को पिक करना है, स्मॉल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। जो बड़े बड़े मैटर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी है। उसके बाद फॉरगिव करना है आपको, हमेशा दूसरे पर्सन को माफ़ करने की कोशिश करिए। अगर बी ने ए के बारे में कुछ गलत कर दिया या फिर ए ने बी के बारे में कुछ गलत कर दिया, तो अगर दोनों पार्टीज ये चाहती है कि मैं बदला लेकर रहूँगा, मैं बदला लेकर रहूँगा, मैं बदला लेकर रहूँगा, तो कभी भी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। अगर दोनों पार्टीज कहें कि हाँ मैं भी आपको माफ़ करता हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, और दोनों अगर माफ़ कर देते हैं, तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसको फुली रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, आप उसको फुली रिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसे नॉन वेज और वेज की बात कीजिए, तो दोनों पार्टीज के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो इसके ऊपर। एक पर्सन अपनी जगह पे सही है, दूसरा पर्सन अपनी जगह पे सही है, तो आपको इग्नोर करना है कि हाँ ठीक है, हम इसके ऊपर डिसएग्री कर रहे हैं, अब इसके ऊपर हम और ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। अब बात करेंगे थॉमस किलमैन मॉडल की। तो देखो, इस मॉडल के अंदर 5 कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी जो है वो बताई गई है। ठीक है, पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है अवॉइड। यहाँ पर हमें कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर टीम मेंबर है, एक टीम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 10 लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक पर्सन चाय लेकर जा रहा था अपनी सीट के ऊपर। ठीक है, और एक पर्सन ने उसे, मान लो एक पर्सन से उसकी थोड़ी सी ठोकर लग गई, तो उस पर्सन ने उसको थोड़ा सा बोल दिया कि भाई ध्यान से देख के चला कर, आंखें नहीं है। तो अब ये जो पर्सन चाय लेकर जा रहा था, इसके पास एक तो तरीका है कि वो उससे लड़ाई झगड़ा करे, आर्गुमेंट करे। दूसरा तरीका है कि अवॉइड करे, या रहने दो, मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो जब वो अवॉइड कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, तो वो जो अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है, वो अवॉइडिंग कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर हम कन्फ्लिक्ट करते ही नहीं है। अगर सामने वाला बंदा कुछ बोल भी रहा है, ठीक है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कन्फ्लिक्ट करें ही ना, हम लड़ाई झगड़ा करें ही ना।
और कई बार क्या होता है, ऐसे कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। जैसे मान के चलिए कि इस बार इस पर्सन ने कुछ नहीं बोला, अगली बार उस पर्सन ने फिर इसको कुछ बुरा भला बोल दिया, अगली बार फिर यहाँ पर बोल दिया। कितनी बार अवॉइड करोगे? कई बार अवॉइडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती है। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद आता है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर एक पार्टी जो होती है दूसरे पार्टी की बात को मान लेती है, यानी कि जो दूसरे पार्टी की नीड्स होती हैं उसको फुलफिल कर देती है, चाहे उससे उसका खुद का नुकसान क्यों ना हो। जैसे ए और बी दोनों, जैसे मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, ठीक है, उसके अंदर मैनेजर है और यहाँ पर एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय ने बोला कि हमारी सैलरी 1000 से बढ़ा दीजिए, मैनेजर ने बोला कि हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। पर देखा कि लड़ाई बढ़ती जा रही है, तो मैनेजर ने बोला ठीक है मैं आपकी 1000 से सैलरी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इससे मैनेजर को नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा, पर एम्प्लॉय की नीड्स फुलफिल हो गई। तो ये आपका अकोमोडेटिंग है, यानी कि एक पार्टी गिव अप कर देती है और दूसरे पार्टी को जिता देती है, उसकी नीड्स को फुलफिल कर देती है। उसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर दोनों पार्टीज जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कॉमन सोल्यूशन के ऊपर पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी भी पार्टी की 100% जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होती है। जैसे एम्प्लॉय ने बोला, जैसे मान के चलिए मैनेजर ने बोला एम्प्लॉय को कि आपको ना इस महीने संडे काम करना होगा, मतलब कि वर्किंग लोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप संडे को काम करोगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने बोला ठीक है, तो आप संडे का हमें डबल पेमेंट करोगे। अगर हमारी 1000 रुपये एक दिन की सैलरी बनती है तो आप हमें संडे का 2000 रुपये पे करोगे, क्योंकि हम स्पेशली आ रहे हैं। तो मैनेजर कह रहा है नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, और एम्प्लॉय कह रहा है फिर हम संडे को नहीं आएंगे। कन्फ्लिक्ट हो गया, लास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मैनेजर ने बोला ठीक है आप संडे को आइए, ठीक है, एक संडे को आइए, मतलब 2 हफ्ते में 4 संडे होते हैं, आप 2 संडे को आ जाइए और संडे का हम आपको 1500 रुपये जो है वो पे कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मान के चलिए मैनेजर ने बोला कि आपको सारे संडे आने, यानी 4 के 4 संडे आने और हम आपको 1500 पे करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैनेजर की नीड्स यहाँ पर फुलफिल हुई हैं, पर उसे एम्प्लॉय की भी नीड्स को फुलफिल करना पड़ रहा है, ठीक है। 100% किसी एक पार्टी की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। कंपीटिंग के अंदर क्या होता है, एक पार्टी कंपीट करती है और अपने गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है। जैसे मैनेजर है, उसने बोला संडे को आना है, एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं नहीं हमें 2000 रुपये संडे की पेमेंट चाहिए तब हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। मैनेजर जीतना चाहता है कि नहीं मैं आपको 1 भी रुपये पे नहीं करूँगा एक्स्ट्रा, आप जो 1000 रुपये आपको मिलता है वही आपको मिलेगा और आपको आना है। मैं एम्प्लॉय बोल रहे हैं कि नहीं हम तो 2000 लेकर ही मानेंगे तभी आएंगे। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय ने, जो मैनेजर है वो हर हालत में जीतना चाहता है, तो उन्होंने एम्प्लॉय को धमकी दी कि हम आपको काम से निकाल देंगे अगर आप काम नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉय को लास्ट में मानना पड़ा। तो यहाँ पर इसने अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया पर दूसरे की नीड्स को खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये कंपीटिंग है। कोलैबोरेटिंग के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाता है। इसके अंदर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं और दोनों पार्टीज की 100% डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाती है। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।